विटामिन डी के बारे में सभी ने सुना है कि सनलाइट से विटामिन डी बनता है, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार जो अभी हाल फिलहाल में हुई है, मुंबई में 1500 से भी ज़्यादा लोगों में की गई, उसके अनुसार पाया गया कि लगभग 70 से 90%, जिसका मतलब लगभग सभी भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। और विटामिन डी जो कि सनलाइट से बन जाता है, उसकी कमी होना काफ़ी ज़्यादा अचरज वाली बात हो सकती है। विटामिन डी की कमी की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि सनलाइट से वो ठीक हो जाता है, लेकिन सनलाइट किस टाइम पे की लेनी चाहिए इसका बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सनलाइट जब बिल्कुल ऐसे पैरेलल परपेंडिकुलर पड़ेगी तभी उसका फ़ायदा होगा, और ये सनलाइट जब दिन के टाइम पे धूप में पड़ती है तो उस टाइम पर ही विटामिन डी ज़्यादा बनता है, और इसी वजह से विटामिन डी की कमी काफ़ी ज़्यादा नोटिस की जा रही है। और उसके अलावा आजकल हम लोग ज़्यादातर घर से निकले ऑफिस से निकले घर, और सनलाइट हमको एक्सपोजर हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से विटामिन डी जो है अर्बन एरियाज़ में, जो शहरी एरियाज़ में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम लोग विटामिन डी के बारे में इतना चिंतित क्यों हैं। विटामिन डी जो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे विटामिन डी हमको बचाता है। ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो हमारे फैट में स्टोर हो जाता है और नुकसान भी कर सकता है। और इसकी अच्छी बात ये भी है कि ठीक डोज लेते रहे तो शरीर जो है अपने आपास में स्टोर करके रखता है ताकि उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकें। उसके बावजूद भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है इंडियंस में, और जिसका खतरा कई तरह से देखा जा रहा है। पहली बात कि जो डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है, जो उसके अंदर विटामिन डी की कमी देखी जा रही है। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है। हाइपरटेंशन, बीपी का इंक्रीज़ होना, बीपी बढ़ना, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ जोड़ा जा रहा है। ये नई रिसर्च आ रही है। गर्भवती महिलाओं में जैसे कि 70 से 90% भारतीयों में है, तो डेफिनेटली गर्भवती महिलाओं भी उसमें काफ़ी ज़्यादा होंगी। और गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी की कमी होने की वजह से उनके जो नवजात शिशु में भी विटामिन डी की कमी हो रही है। और इसी वजह से अभी आजकल क्या हो रहा है कि आयरन और विटामिन डी, बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद से आयरन और विटामिन डी भी शुरू किया जा रहा है। अगर आपके घर में कोई नवजात शिशु है तो अपने पीडियाट्रिशियन से इसके बारे में बात कीजिएगा, और उनकी राय मानते हुए अगर वो हाँ कहते हैं तो आप दीजिएगा, अगर वो ना कहते हैं तो मत दीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद में कमज़ोर हड्डियाँ मजबूत करने के लिए कैल्शियम की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन कैल्शियम अपना काम नहीं कर सकता जब तक विटामिन डी शरीर में सही मात्रा में नहीं होगा। कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, विटामिन डी से कम मात्रा में होगा तो हड्डियाँ कमज़ोर होगी, जिसको हम लोग जो अडल्ट होते हैं उनको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं जिसको। और इसके बाद जब हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो उन लोगों में फ्रैक्चर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। थायराइड की कमी होना भी विटामिन डी से जोड़ा जा रहा है कि उनको हाइपोथायराइडिज्म काफ़ी लोगों को होता है, जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, या जिनके अंदर हाइपोथायराइड होता है उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिसकी वजह से हाइपोथायराइड की वजह से खुद भी हड्डियाँ कमज़ोर होती है। विटामिन डी की भी कमी हो गई तो हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाएंगी। अब बात आती है कि विटामिन डी जो है वो मिलता कहाँ कहाँ है। कि जब सही सनलाइट का इस्तेमाल कर लिया जाए तो 5 से 10 मिनट के एक्सपोजर में ही काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी बनता है। लेकिन विटामिन डी के बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं कि सुबह उठते ही अगर सनलाइट ले ली जाए, दोपहर बाद सनलाइट ले ली जाए, तो वो कई तरह के इश्यूज़ हैं। अगर लाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है तभी उसका ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा बात आती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में विटामिन डी होता है। मानव शरीर है, इसकी बड़ी ख़ास बात होती है कि हम लोग जो अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन सप्लीमेंट से मानव शरीर को उतना प्यार नहीं होता जितना प्यार नेचुरल चीज़ों से होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आमतौर पर पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम आपको बता रहे हैं वो लक्षण जिनसे आप पहचान सकते हो कि शायद ये विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होंगे। मसल पेन वैसे तो कई अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी खासतौर से हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। हमारी मांसपेशियों की जो नर्व होती है उनके अंदर एक खास तरह का रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है नोसिसेप्टर। इसका काम होता है पेन की सेंसेशन को फील करना और बॉडी को उसको महसूस करवाना, और इन्हीं रिसेप्टर्स के अंदर विटामिन डी भी पाया जाता है। और विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेन की सेंसेशन होती है, और जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव महसूस होता है। देखिए, हड्डियां जो होती है वो कई तरह के जो मिनरल्स होती है उनके कॉम्बिनेशन से बनती है, और उन्हीं की वजह से इसमें मजबूती भी आती है। जैसे कैल्शियम हो गया, जैसे
फॉस्फोरस हो गया। लेकिन जो हड्डियां हैं इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकती अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि विटामिन डी जो होता है वो इनको मजबूती के साथ जोड़ता है, हड्डियों के साथ में, और जो हमारे शरीर में कोलेजन्स होता है उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो या तो हड्डियों का लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी उनमें जो है जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है, या उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होने की शिकायत शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग बोन लॉस की कमी को पूरा करने के लिए ये सलाह देते हैं कि कैल्शियम खाइए, बोन लॉस जो है कम हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। आप कैल्शियम कितना ही खाइए, लेकिन अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो शरीर जो है कैल्शियम को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जख्म का टाइम से ना भरने में विटामिन डी की डेफिशिएंसी का काफ़ी बड़ा रोल है। ऐसा रिसर्च से पाया गया है कि विटामिन डी के अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारी नई स्किन को बनाने में हेल्प करता है। इसलिए विटामिन डी का रोल जो है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ रिसर्च से सामने आया कि जो लोग डायबिटिक है और उनमें जो जख्म हो गया और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो गई है तो उनके अंदर जो जख्म है वो 33 से 35% ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। बहुत ज़्यादा थकान रहने में भी विटामिन डी का काफ़ी रोल माना जाता है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर महसूस करती है और थकान हर वक्त लगती है। लेकिन थकान की वजह से कई बार लोग समझते हैं कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता और अलग अलग तरह की वजह ढूंढते हैं। वो बात गलत नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आमतौर पर पाई जाती है, इसके बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद कम आना या अच्छी नींद ना आना भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। यानी कि अगर आपको क्वालिटी की स्लीप नहीं आती है या आपकी डिस्टर्ब स्लीप आती है तो उसमें भी विटामिन डी का काफ़ी बड़ा रोल माना गया है। हालांकि विटामिन डी का रोल डिप्रेशन में भी माना गया है। ये माना जाता है कि अगर आपका मूड जो है वो अच्छा नहीं रहता है, हर वक्त उदास रहते हो, तो उनमें पाया गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन अभी इसके ऊपर रिसर्च जो है बहुत अच्छे जो पुख्ता जो है रिसर्च जो है सामने नहीं आई है, तो इसके बारे में इतना ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। उसकी और भी वजह हो सकती है कि डिप्रेशन वाला जो मरीज़ है तो वो ज़्यादातर अंदर ही रहता होगा, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इस पर रिसर्च चल रही है, आने वाले वक्त में चीज़ें जो थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। कमर में खास तौर से दर्द होता है जब यहाँ पर इस हिस्से यानी कि पीठ पे दर्द होना विटामिन डी की डेफिशिएंसी की तरफ इशारा कर सकता है। हड्डियों में दर्द भी हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। आमतौर पे हड्डियों में दर्द होना ही एक तरह का पहला लक्षण मानते हैं, जिसकी वजह से जो है ध्यान जाता है कि शायद विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। अब इसके अलावा कुछ और जो लक्षण हैं जो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे पता, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, यानी कि पेट की दिक्कत होती है, कभी कब्ज हो गई, कभी दस्त लग गए, उसमें भी विटामिन डी का रोल होता है, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करता है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जाते ही विटामिन डी लेना शुरू मत कीजिए। आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर इनमें से किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर से बात करने के बाद में फिर डिसाइड कीजिए कि विटामिन डी लेना है और कितना लेना है और आपके अंदर कितनी कमी है और इसको किस तरह से डील किया जाएगा। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को, कमी को कैसे पूरा किया जाए। कई तरीके हैं। अगर थोड़ी बहुत है, जैसे इसका नॉर्मल लेवल है 30 से 50 नैनोग्राम पर ml के करीब इसका नॉर्मल लेवल होता है। वैसे लैब टू लैब वेरी भी करता है, उसकी अपनी एक रेफरेंस वैल्यू होती है हर लैब की, और हर एक टेस्ट जो जिस तरीके से टेस्ट किया गया है उसका भी एक तरीका होता है। तो बेसिकली अगर ये कम आपका बॉडी में विटामिन डी कम पाया गया है तो उसको पूरा करने, अगर थोड़ा अमाउंट में उसका लेवल ज़्यादा कम नहीं है तो आप अपनी रूटीन डाइट से भी कवर अप कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा कम हो गया है तो फिर आपको इसके लिए सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ते हैं। विटामिन डी ज़्यादातर 2 फॉर्म में होता है, विटामिन D2 और D3। जो D3 होता है उसके सप्लीमेंट ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अपने विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। ये एक सैशे फॉर्म में भी आता है जिसको दूध में मिला के हर हफ्ते लिया जा सकता है, लेकिन 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपको किसी तरह के लक्षण आ रहे हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह कर लीजिए। उसके बाद में आप 4 से 6 हफ्ते तक इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी टैबलेट्स भी आती है, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं उसके अंदर, और कैल्शियम की टैबलेट्स भी आती है, उनके अंदर भी कुछ थोड़ी मात्रा में विटामिन डी होता है ताकि उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाए।
इसके अलावा विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए मशरूम बड़ा अच्छा सोर्स है, सी फूड है, फ़िश है, फैटी फ़िश जैसे ट्यूना फ़िश है वो काफ़ी अच्छा सोर्स होती है। एग योक, एग का जो येलो वाला पोर्शन होता है उसके अंदर भी विटामिन डी काफ़ी मात्रा में होता है। सो ये है विटामिन डी के सोर्सेज। इनको आप अपने रूटीन डाइट में ऐड करके आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो इसके अलावा आपको अपनी मर्ज़ी से सप्लीमेंट्स लंबे टाइम तक नहीं लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है। आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा लोगे तो डिपॉजिट होगा, आपको नुकसान भी कर सकता है। आमतौर पर लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लोगों को लेने पड़ते हैं जब उनको प्रॉब्लम्स होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। लेकिन अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, इस पेंडेमिक में बहुत तरह की रिसर्च हो रही है कि लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए न जाने क्या क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं, रूटीन एक्सरसाइज करते हैं तो और आप खुश रहते हैं, चिंता नहीं करते हैं इस चीज़ के बारे में, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, ज़्यादातर लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। विटामिन डी ही नहीं, जो उनको लोग सजेस्ट कर सकते हैं। पार्क में कोई गया है, फ़ोन पे बताया, या किसी मामा से, फूफा से, भाई से, बहन से, किसी से भी सुन लिया कि मुझे ये प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने मुझे विटामिन डी के जो है शैशे दिए, उसके बाद मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन विटामिन डी कितनी देर लेना है, कितना लेना है, कितने लंबे टाइम तक लेना है और कितनी डोज में लेना है, ये एक टेक्निकल बात है, उसकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते। और यही वजह है कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको डराने के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, मेरा बस सिर्फ इतना पर्पज़ है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से लिथैलिटी नहीं होगी, जानलेवा नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी सामने आती है जिसको हम आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी आमतौर पर देखी ही नहीं जाती, बहुत ही रेयर फिनोमिनन है, लेकिन जिस तरह से लोग सेल्फ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताना चाह रहा हूँ, अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आप उनको नोटिस कीजिए और इस पर ज़रूर अमल कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स का फेस ना करना पड़े। इसलिए विटामिन डी की टॉक्सिसिटी में मैं विटामिन डी को कम कल्प्रिट मानता हूँ। अगर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की बात करी जाए तो इसमें कल्प्रिट हम लोग हैं। डॉक्टर और पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है, डॉक्टर ने कुछ बताया, पेशेंट को समझ आया या नहीं आया, शायद उनकी तरफ से इंश्योर नहीं हुआ, या फिर अगर मरीज़ को समझ नहीं आया तो मरीज़ ने दोबारा पूछने की ज़हमत नहीं करी और अपने इशारे से, अपने हिसाब से उस चीज़ का ट्रीटमेंट लेते रहे, या फिर लोग बिना पढ़ाई लिखाई किए ही विटामिन डी के अपने जो है ट्रीटमेंट डेली अपना विटामिन डी ले रहे हैं। बट एक बात आपको जाननी होगी कि विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप उसे लेंगे तो फैट में ये डिपॉजिट होने लग जाएगा और फैट सॉल्युबल होने की वजह से ये धीरे 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 ब्लड स्ट्रीम में जाता है। यानी कि अगर किसी को विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो गई तो उसको उससे निजात पाने में ज़्यादा समय लगेगा, एकदम से शरीर से विटामिन डी बाहर नहीं निकलेगा। और विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की बात करी जाए, लक्षणों की बात करी जाए, तो विटामिन डी के अंदर जो टॉक्सिसिटी की जो लक्षण होते हैं वो विटामिन डी खुद ना करके उन चीज़ों को के जरिए करवाता है जिसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी की ज़रूरत होती है कि शरीर जो है कैल्शियम को अवशोषित कर ले। आप कोई भी कैल्शियम खा लीजिए, चाहे दूध के जरिए, पनीर के जरिए, दही के जरिए, अंडे के जरिए, तो लेकिन आपका शरीर उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसका अवशोषण नहीं कर पाएगा अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है। ये इतना ज़रूरी है विटामिन डी। लेकिन जब ये विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, ज़्यादा हो जाता है कोई ज़्यादा सप्लीमेंट्स की वजह से, तो फिर यही शरीर जो है कैल्शियम को बहुत ज़्यादा अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है तो आपकी बोन्स में डिपॉजिट हो गया, उसके बाद में और नहीं चाहिए, तो शरीर का मैकेनिज्म है कि भैया जो फालतू जो कैल्शियम हो गया है उसको बाहर निकालिए। तो इसलिए विटामिन डी की जो टॉक्सिसिटी की वजह से जो भी लक्षण होंगे वो एक तरह से हाइपर कैल्शियमिया के लक्षण होंगे, यानी कि कैल्शियम का शरीर में ज़्यादा लेवल होने की वजह से जो लक्षण आएंगे वही विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की वजह से आने वाले लक्षण होते हैं। कौन कौन से हैं ये लक्षण? नोजिया यानी कि जी मितलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, या फिर
कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है और कुछ लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। यस बेटा, ओके, आपको नींद नहीं आ रही? ओके, तो आपको गाना सुना दूँ? ओके, ये हमारी प्रिंसेस है। ओके, सो मैं थोड़ी देर में करूँगा, पहले इस गुड़िया को सुनाया जाए। तो देखो कौन सा गाना सुनेगा आज? कोई भी आपका फेवरेट। और बोन पेन होना बाद में जाके, बोन पेन होना काफ़ी अचरज लग सकता है विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की वजह से। वो इसलिए होता है कि विटामिन डी की वजह से कैल्शियम जब डिपॉजिट होता है, उस कैल्शियम को बोन में बनाए रखने के लिए विटामिन K2 की ज़रूरत होती है। लेकिन जब विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर में बढ़ जाता है तो विटामिन K2 का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बोन पेन भी होता है। विटामिन K2 आमतौर पर हमारे मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट से मिल सकता है। उसके अलावा चिकन, मीट, इन सब में भी विटामिन K2 खूब होता है। अब जब आपके शरीर से जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो गया तो शरीर को इसे बाहर निकालने के लिए किडनी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और किडनी से निकालने के लिए कैल्शियम को बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ेगा, यानी कि फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम हो जाती है। और बार बार पेशाब करने की वजह से आपको बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो ये सारे लक्षण होते हैं हाइपरकैल्सीमिया के। अब बात आती है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। मैनेज करने के लिए आपको वाटर इनटेक अच्छा खासा लेना पड़ेगा। अच्छा खासा का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने से शरीर उस ज़्यादा पानी को बाहर निकालने के लिए उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है किडनी का, और उसका फंक्शन जो है, उसका काम जो है वो बड़ा फिक्स है। उसको ऊपर ज़्यादा लोड डालोगे तो वो भी काफ़ी परेशान होगी, और वो होगी परेशान तो आप भी परेशान हो जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा उसके साथ में कई सारे और मिनरल्स भी निकलेंगे, तो उनकी कमी के लक्षण भी साथ साथ आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए 7 से 8 गिलास से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उतना आपको हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, वाटर इनटेक थोड़ा सा सही से आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको ज़रूरत से ज़्यादा हाई कैल्शियम की वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है, बंद नहीं करना है, उसको थोड़े टाइम के लिए कम करना है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कुछ दवाइयां भी आती है, लेकिन वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है, डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बिना आप बहुत ज़्यादा विटामिन डी लेके तो पहले ही परेशानी में हो, अब और नई बात मानेंगे और अपने तरीके से उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा समस्या होगी। आप जो टीवी पे, मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कुछ भी जो देख के आप अपना ट्रीटमेंट करते हैं वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, उससे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये सप्लीमेंट्स और ये सब जो है इन पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होती है, तो इसलिए बहुत बार इनके मामले में काफ़ी ज़्यादा मनमानी होती है और आम पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो इसलिए इनको उसी तरीके से ले लीजिए जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारी बॉडी जो है, मदर नेचर ने जैसी बॉडी बनाई है, हमको नेचुरल चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फैंसी और ऐसे सुपरमार्केट से फूड्स लेके आने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके आसपास के एरिया में जितने भी फूड्स लगते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी कुछ लगता है, दैट ऑल इज़ गुड फॉर यू, ओके। क्योंकि वो बना ही इसी तरीके से है जहाँ पे आप रहते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है। आपके लिए एक्जॉटिक फूड, आपको बाहर से माने आए हुए फ्रूट्स और उन सबको लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके आसपास अवेलेबल है। कोशिश कीजिए जब मौका मिले तो सनलाइट में ज़रूर जाइए, और अगर आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है तो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स एट द मैक्स 6 हफ्ते, 8 हफ्ते या मैक्सिमम 12 हफ्ते से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हफ्ते में एक ही बार लेना होता है, जो आमतौर पर 60,000 जो इंटरनेशनल यूनिट के जो सैशे आते हैं वो हफ्ते में एक बार लेना होता है मिल्क के साथ मिला के। उससे ज़्यादा इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, जो चीज़ आपको हफ्ते में एक बार लेनी है, अगर आप उसको जाने अनजाने में हर रोज़ लेंगे तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो बस मेरा इतना ही था ये मैसेज। मैं हूं डॉक्टर विजय एंड आई एम स्पेशलिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद नहीं आए, आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, तो फीडबैक दीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करें।